हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के पठानकोट में आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रवाद, धारा 370 और पंजाब के विकास को लेकर कई अहम बातें कही। सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब की वीर भूमि पर आकर उन्हें अलग ही राष्ट्रभक्ति का एहसास हो रहा है। उन्होंने पंजाब की गौरवशाली धरती को नमन करते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में युवाओं को नशे के दलदल में धकेला गया और विकास के बजाय केवल विज्ञापन दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब को बीजेपी सरकार की जरूरत है जो विजन के साथ काम करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पठानकोट पहुंचे। इस दौरान पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हरियाणा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही पंजाब सरकार पर खोखले वादे करने का आरोप लगाया है। पठानकोट में डॉक्टर मुखर्जी जयंती समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। धारा 370 हटाना डॉक्टर मुखर्जी के सपने का सम्मान, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जालंधर दौरा। श्री पीयूष मुनि जी महाराज की दीक्षा जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को सीएम नायब सैनी ने संबोधित किया। सीएम ने गुरुओं को नमन किया और कहा कि पंजाब को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। हरियाणा में युवाओं को अवसर मिल रहे हैं। पंजाब में केवल खोखली घोषणाएं हुई। उद्योग केवल भाषणों से नहीं बल्कि सुरक्षित माहौल से चलते हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची युवाओं को नौकरी मिल रही है। सीएम ने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की। कहा कि समाज में प्रेम और भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प ले। पंजाब के लोग आज कर्जे में दबे हुए हैं। पंजाब में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनाने का सीएम ने आह्वान किया। आप लोगों को आज इस अवसर पे एक अपील भी ये करना चाहना है कि साडा जेड़ा पंजाब ये हंसता खेलता पंजाब सी। मैं गल कर रहा सी कि ये सारा का सारा पूरा पंजाब सी। जदों हरियाणा पंजाब तो अलग होया सी, लोकां ने कुछ गल्लां कीतियां ने कि इन्हां दे पास तो खर्चा चलाण नूं भी कोई संसाधन नहीं है, ये अपना गुजारा किवें करांगे। साथियों, ये साडे यहां पर जिहड़े काम होए ने पिछले 12 सालां दे विच अगर तुसी हरियाणा दे उत्ते नजर डाल के वेखांगे तो हरियाणा नूं एक मजबूत करने का काम डबल इंजन सरकार ने आदरणीय मोदी जी ने किया है। ये अज पंजाब 4 लाख करोड़ तो भी वध साथियों कर्जे हेठां दबिया होया है। हर बंदे दे सिर ते साथियों 1.25 लाख रुपए का ये कर्जा है। साथियों, अज सानू पंजाब नू आगे बढ़ाउण दी, मिल करके आगे बढ़ाउण दी ये लोड़ है। साथियों, साडे हरियाणा दे विच असी अगर गल करिए तो मैं आपनू दसना चाहता है कि पिछले 11 सालां दे विच साडी सरकार ने हरियाणा दे 2 लाख ते भी वध युवाओं नू बिना पर्ची बिना खर्ची ते हरियाणा सरकार दे विच नौकरी देने का काम कीता है। हरियाणा बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता फरीदाबाद पहुंची, जहां उन्होंने आयोजित सम्मान समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं, कांग्रेस की कार्यशैली और हरियाणा की राजनीति को लेकर कई आरोप लगाए। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची अभियान में सक्रिय रहने की अपील भी की। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश दौरों के दौरान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आलोचना करने के साथ साथ देश की छवि भी खराब करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रवैया देश हित के अनुरूप नहीं है। संगठन को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी में मतभेद नहीं, केवल सामान्य मनभेद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है।
प्रदेश सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता उन योजनाओं को जो है वो नीचे तक, घर घर तक पहुंचाने का काम करें और जो पात्र हैं, जो उस योजना के लिए पात्र है, उनको उन योजनाओं का लाभ दिलवाने में मदद करें। संगठन और सरकार साथ ही साथ जो बड़ी शक्ति, आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हो चुका है, लेकिन इसको और एक्सपेंशन करने की जरूरत है। तो नए युवा हमारे साथ कैसे जुड़े और महिला शक्ति कैसे जुड़े, अलग अलग समाज कैसे जुड़े, उसके लिए हम एक हरियाणा में एक बड़े पोर्टल का शुरुआत करने वाले हैं, बीजेपी हरियाणा का, जिसमें जो लोग सेवा के लिए काम करना चाहते हैं, कोई एक हफ्ते में एक दिन देना चाहता है, कोई एक हफ्ते में 2 घंटे देना चाहता है, जो व्यक्ति जितना समय देना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम उसके अनुरूप उसको काम देने की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जहां पर देखिए आपसी मतभेद हो सकता है, लेकिन यह मनभेद कभी नहीं होता। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, आज हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी, जिन्होंने जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक अलग अलग दायित्वों पर काम किया, उसके बाद हमारे यहाँ से कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी प्रदेश में उपाध्यक्ष रहे, दूसरी बार विधायक मंत्री हैं, चाहे राजेश नागर जी आज हमारे जिला अध्यक्ष हैं, प्रवीण बत्रा जोशी जी हमारी प्रदेश में महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष रही। तो जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, सभी भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग संगठन में अलग अलग दायित्वों पर वो काम कर चुके हैं, और वो सब मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो इसलिए कभी कोई छोटा मोटा किसी बात पर मनभेद हो सकता है, लेकिन कोई ऐसे मैं ये कहूँ कि हमारी पार्टी में कोई फूट है या कुछ ऐसा कुछ भी विषय नहीं है। और जब परिवार बड़ा होता है तो हल्का फुल्का आपस में हल्के फुल्के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन एज ए प्रदेश अध्यक्ष मुझे वो कोई बड़ी बात नहीं लगती। और फिर एक बात बताओ, जहाँ पर हल्की फुल्की लड़ाई नहीं होती वहाँ प्यार कैसे होगा? जहाँ प्यार होता है वहीं तो लड़ाई होती है। देखो, कांग्रेस की ये लड़ाई की बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अलग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने जाते हैं, कांग्रेस के विपक्ष के नेता जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो अलग से प्रदेश अध्यक्ष से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने जाते हैं। उसके बाद वो अलग चिट्ठी जारी करते हैं और वो अलग चिट्ठी जारी करते हैं। फिर उनके विधायक और उनके नेता ये कहते हैं कि अनुशासन की चिट्ठी क्यों जारी करी? अगर आपने कोई अनुशासन का पाठ पढ़ाना था तो हमें अकेले में मिलके बता देते। और जिस पार्टी का हमारे कार्यकर्ता ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इसी लोकसभा में हराने का काम किया, आपने देखा ना कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इसी लोकसभा में हराने का काम किया। तो एक मजबूत संगठन है। और सबसे बड़ी बात, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री से लेकर पन्ना प्रमुख तक एक विचार के साथ खड़ा है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब उनका बेटा राज्यसभा में सांसद है तभी उसी को लोकसभा लड़ानी है, और आगे प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए धरती भी उसी के लिए तैयार करनी है। आज हमारी बड़ी बहन है शैलजा, वो उनको नजर नहीं आती एक महिला, लेकिन कभी उन्होंने उनको बढ़ाया क्या? हमेशा उनकी काट करी। तो ना कांग्रेस में किसी कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है, ना कांग्रेस में महिलाओं को सम्मान मिलता है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भिवानी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने संत कबीर दास जी की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद उन्होंने बताया कि प्रदेश के सहकारिता विभाग के तहत काम करने वाली विभिन्न पैक्स अब न केवल खाद, दवाई, यूरिया और लोन देने का काम करेंगी, बल्कि नई सहकारिता राष्ट्रीय नीति के तहत अब इनका दायरा बढ़ाकर सहकारी समितियां, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, छोटे वेयर हाउस, कम्युनिटी सेंटर, जन औषधि केंद्र के रूप में भी काम करेंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रदेश के पर्यटक स्थलों मोरनी हिल, यादवेंद्र गार्डन का जीर्णोद्धार किया जाएगा, राखीगढ़ी सभ्यता को संरक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। महाराज जी की 629वां प्रकट दिवस 29 तारीख को था। हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अर्जुन मेघवाल जी उसमें उपस्थित हुए। 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर प्रकट दिवस मनाया गया, बड़े धूमधाम से, बड़े जोश के साथ। आज डिस्ट्रिक्ट भिवानी हमारी डीएससी समाज की यूथ ब्रिगेड की टीम, भाई धर्मवीर
बाबला जी, भाई संदीप खरखिया, भाई अजीत बामला जी, भाई हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जी, हमारे विधायक घनश्याम सराफ जी, भाई हमारे कपूर सिंह जी, हमारे विधायक भवानी खेड़ा। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने रविवार को हिसार के गांव बाड़ोपट्टी में करीब 6 एकड़ भूमि पर बनने वाले नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई की आधारशिला रखी। राज्य सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 22 करोड़ 38 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी एवं कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और ये आधुनिक आईटीआई क्षेत्र के युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नागरमल जी, इतनी बड़ी सौगात हमारे रणबीर सिमार जी, महावीर फौजी जी, सीताराम शर्मा जी, सतवीर पंच जी, सतीश टाक जी, दयानंद टाक जी, विजय सरपंच जी, डाणी खान बहादुर, रोहतास जी दुग्गल, हंसनगर, विकास रेलन जी, सरपंच सुलखणी और भी आ रहे थे सरपंच तो भाई कई जो आ रहे वो सारे पड़ोस से भी आए हुए। और यहाँ उपस्थित गांव बाड़ोपट्टी, बैबलपुर, दिनताड़ा और अड़ोस पड़ोस से आए हुए, सरसोद से भी आए हुए हैं सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं बहनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव में आईटीआई का शिलान्यास हुआ है और यहां हमारे युवाओं को, बच्चों को शिक्षा लेने के लिए जो कौशल की है, जो शिक्षा के साथ साथ रोजगार बहुत जरूरी है। आईटीआई के अंदर जो बच्चे अपने अलग अलग फील्ड के अंदर, जिस भी फील्ड के अंदर रोजगार के अंदर जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये सुविधा आपके गांव में दी जा रही है, जिसमें न केवल गांव बाड़ोपट्टी बल्कि बैबलपुर, साथ में दिनताड़ा भी है, सरसोद है, बिचपड़ी है, जेवरा है, इस साइड में राजली है, तो सारे ही गांवों का, इस एरिया के जितने भी गांव पड़ते हैं उन सबको इस बात का, उन बच्चों को, युवाओं को, लड़कों को, लड़कियों को इस बात का लाभ मिलेगा कि जो बच्चा पढ़ेगा वो पढ़ाई के दम पे आगे जाएगा। और इसके लिए बच्चों को अच्छा पढ़ाने का काम करें और लगातार बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको फिर किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, नहीं तो पहले इकट्ठे होकर के एमएलए के पास जाया करते, फिर माननीय मुख्यमंत्री के पास जाया करते, तब जाकर के कोई किसी का लग जाता और किसी के जो है ना कोई पैसे ले लेता तो वो पैसे भी उसके यूं ही रह जाते, कहीं फिर यूं करते हैं नौकरी तो को लागे पैसे तो दिवा दो। इस तरीके के हालात हरियाणा प्रदेश के अंदर थे। उन सब चीज को दूर करके हरियाणवी एक का नारा दे करके आज मेरिट के आधार पर नौकरियां लगातार जो है मिल रही है। पीछे भी आए थे 2-3 जो बच्चे प्रोफेसर लगे, एक तो मेरे ख्याल ईश्वर जी की बेटी थी या पुत्रवधू थी, मुझे ध्यान नहीं, एक और भी थी, और भी बच्चे बहुत से आपके गांव के अंदर भी अलग अलग जो नौकरियों है उसके अंदर बच्चे आज मेरिट के आधार पर वो जो है लगे हैं। ओम प्रकाश जी मालिया, नागरमल जी। हरियाणा में 2 दिवसीय एस्टेट परीक्षा का सफल आयोजन हुआ है। कल से आंसर की जारी की जाएगी। बोर्ड चेयरमैन ने प्रशासन के सहयोग के लिए आभार जताया। दूसरे दिन लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा हुई। सुबह की शिफ्ट में लेवल 2 टीजीटी की परीक्षा हुई, वहीं शाम की शिफ्ट में लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा हुई। शनिवार को लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा हुई। पुख्ता इंतजामों के बीच में एस्टेट की परीक्षा हरियाणा में संपन्न हो गई है। कई चीजें संज्ञान में आप लोगों ने भी लाई हो सजिया में संज्ञान में कि कई जो है उनमें क्वेश्चंस में कोई दिक्कत थी, लेकिन ये हमारे साथ में नहीं है। आपको जानकारी है कि मैं जब बोर्ड का चेयरमैन का जिम्मेवारी मुझे दी गई थी तो उससे तुरंत पहले
जो है ये 2-3 बार जो है पोस्टपोन किए जा चुके थे। और मेरे भी जैसे ही मैंने लिया था, मेरे सामने ये जो है ये पेपर थे, और ये 4 और 5 तारीख का पेपर मैंने ही जो तय किया था। अब मेरे सामने एक बड़ी चुनौती थी कि ये जो पेपर हैं ये 4-5 तारीख में हो, तो उसमें हम बखूबी जो है ये कामयाब रहे। और जिस चीज़ की पारदर्शिता की, जिस सुचिता की हमने जो चर्चा की थी, उसमें हम पूरी तरह से कामयाब रहे। कई जो प्रश्न है उनके उत्तर या उनके मैंने गड़बड़ी बताई, और ग्रेस मार्क की जो हर बच्चे घनघसी, मैं उसी विषय पर आ रहा था कि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, और जो है उनका किसी भी विद्यार्थी का नुकसान नहीं होगा। हम एक एक्सपर्ट्स की जो टीम बनाते हैं, और इस चुनाव में, इस पेपर में नहीं, इस परीक्षा में नहीं, वो जो है ना सभी पेपर्स जितने प्रकार के होते हैं सभी में एक्सपर्ट की टीम बनती है। और हम कल की जारी कर देंगे, इसकी आंसर की कल जारी कर देंगे। उस पर जिसके भी जो ऑब्जेक्शन है वो जो है ऑब्जेक्शंस उसमें फाइल कर दें, और हम एक्सपर्ट्स की टीम बिठा करके वो जो है उनके ऑब्जेक्शंस मीट आउट करवा करके उसके बाद में वहां जाएंगे, जो हमारी OMR सीट जो है उस पर। चरखी दादरी बस स्टैंड से लोहारू डिपो की हरियाणा रोडवेज बस चुराने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और टोल प्लाजा पर आए फास्टैग मैसेज की मदद से आरोपी को बस सहित काबू करने में सफलता हासिल की। पकड़ा गया आरोपी अजय झज्जर जिले के गांव दुल्हेड़ा का रहने वाला है और दिल्ली परिवहन निगम में कॉन्ट्रैक्ट पर बस चालक रह चुका है, जिस पर पहले भी चोरी और मारपीट के मामले दर्ज हैं। घटना के मुताबिक रात करीब 9 बजे अज्ञात व्यक्ति बस स्टैंड पर खड़ी बस को लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद रोडवेज अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की। बस स्टैंड चौकी इंचार्ज विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मेरी तरफ टिकरा दी थी कि हमारे इस तरह एक बस चोरी हुई है, अगर आपके एरिया में आते तो राउंड अप करें, और ये भी बताते था कि इस समय आपका ये टोल क्रॉस किया है और इस टाइम पे ये टोल क्रॉस किया है। और हमारे एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार हमने तुरंत टीम बनाई और हम राजस्थान पहुंचे। जो राजस्थान पुलिस की मदद से हमने बस और चालक को काबू किया। जो बस चोरी करने वाला का नाम अजय कुमार पुत्र सतपाल, गांव जिला झज्जर है, जिसके ऊपर पहले भी चोरी के लड़ाई झगड़ा के काफी मुकदमे दर्ज हैं। और आज हमने उसको गिरफ्तार करके माननीय अदालत में पेश कर दिया है, तो भिवानी जेल भेज दिया गया है। गुरुग्राम में हुई बारिश के बाद कई जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। थोड़ी सी बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में पानी भर गया, लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हुई। गुरुग्राम की तस्वीरें आप देखिए, जो कि प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई नजर आए। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में जलभराव की स्थिति दिखाई दी। इधर झज्जर में भी बारिश के बाद बुरा हाल हुआ। एस्टेट परीक्षा केंद्र के बाहर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। जलभराव के कारण परीक्षार्थियों और अभिभावकों को काफी दिक्कतें हुई, परेशानी हुई। जल निकासी के प्रबंधों को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। जलभराव के कारण जाम की स्थिति भी यहां पर निर्मित हो गई। परीक्षा केंद्र के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इस तरह से पानी भरा हुआ नजर आया। अब लोगों ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि जल निकासी के प्रबंधों को लेकर दावे तो बड़े बड़े किए गए थे। ऐसे में पहली बारिश में ही ये जलभराव, सेंटर के बाहर जलभराव प्रशासन के दावों की पोल खोलता हुआ नजर आया। फतेहाबाद के गांव बीघड़ में नहर के तेज बहाव में पिता बेटा बह गए। बेटे को बचाने नहर में कूदा पिता, दोनों लापता हुए हैं। गोताखोरों के बाद अब एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन का मोर्चा संभाल लिया है। नेपाल के रहने वाले गांव बीघड़ के पोल्ट्री फार्म में काम करते थे। दोनों को बचाने के लिए तलाश अभियान अब लगातार जारी है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे के चैनत गांव के लिए बड़ा झटका।
पानी विवाद के बीच पाइपलाइन का काम रोक दिया गया है। अमृत 2.0 योजना के तहत प्रस्तावित भाखड़ा पाइपलाइन का काम रोका गया। एनएचएआई से एनओसी नहीं मिलने के कारण इसे रोका गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एक्सीएन ने जानकारी दी है। चनदगांव के ग्रामीण इसी पाइपलाइन के जरिए पानी की मांग कर रहे थे। हांसी को बरवाला ब्रांच से नहरी पेयजल उपलब्ध कराने के लिए परियोजना शुरू की गई। परियोजना का लगभग 60% कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना को रद्द नहीं किया गया बल्कि केवल अस्थायी रूप से रोका गया है, एक्सीएन की तरफ से जानकारी। लेकिन ये बड़ा झटका है चनदगांव के लोगों के लिए। पानी विवाद के बीच भाखड़ा पाइपलाइन का काम रोका गया है। अमृत 2.0 योजना के तहत प्रस्तावित भाखड़ा पाइपलाइन परियोजना पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। एनएचएआई से एनओसी नहीं मिला, जिसके कारण ये रोक लगाई गई है। एक्सीएन की तरफ से जानकारी। आपको बता दें, चनदगांव के ग्रामीण इसी पाइपलाइन के जरिए गांव में पानी देने की मांग कर रहे थे। उनके लिए ये बड़ा झटका है। आप लोगों को विदित होगा कि बरवाला ब्रांच से हांसी शहर में नहरी पानी की व्यवस्था हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एक परियोजना, इंपोर्टेंट परियोजना अमृत 2 के अंतर्गत काम कर रहा था और ये परियोजना लगभग 61.44 करोड़ रुपए की थी। ये स्कीम अमृत 2 स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत की गई थी। स्कीम पे काम चल भी रहा था, हमारा प्रोसेस में था काम हमने काफी लगभग 60% के करीब काम पूरा कर दिया था। लेकिन अभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई द्वारा जो इनका 148B पे जो काम चल रहा है वाइडनिंग का, उसमें हमारा 24/6/2026 का एक लेटर हमें मिला है, जिसमें उन्होंने ये कहा गया है कि तब तक हमारा जो इसकी जो वाइडनिंग का जो हमारी जो डायमेंशंस हैं जब तक क्लियर नहीं होती तब तक आप इस काम को आगे स्टॉप कर दें। उसी के एनओसी चूंकि हम लोगों को इसकी नहीं मिल पाई है, इसी के रेफरेंस में हम लोगों ने ये जो परियोजना हमारी चल रही थी इसको फिलहाल अस्थायी रूप से हम लोगों ने रोक दिया है, स्थगित कर दिया है। इस पे एग्जीक्यूशन का काम हम लोगों ने रोक दिया है। भविष्य में इस तरह की जो भी हम लोगों को जैसी इसकी एनओसी मिलेगी उस बारे में हम इसको परियोजना को आगे एक्सटेंड या आगे जो काम करेंगे, जो रुका हुआ काम है उसका आगे तभी शुरू किया जाएगा जब हम लोगों को एनएचएआई से इसकी प्रॉपर परमिशन और एनओसी मिल जाएगी। नहीं, ये फेलियर नहीं है। ये तो एक देखिए कुछ चीजें नहीं, ना एक्सपेरिमेंट है ना फेलियर है। ये हम लोगों का एक प्रक्रिया होती है। देखिए क्या हम बहुत सारे पब्लिक हेल्थ के वक्त बहुत सारे इस तरह के होते हैं जो हम लोग इस एक्सपेक्टेशन पे करते हैं कि हम इसको रेगुलर करा लेंगे। अगर हम किसी भी चीज पे स्पेसिफिक हम ये उम्मीद करें कि इस चीज का एग्रीमेंट होगा तो वो कभी इम्पॉसिबल है कि हो ही नहीं पाता। फिर केशव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। केशव, ये झटका है चनदगांव के लोगों के लिए क्योंकि पाइपलाइन तो हांसी के लिए जा रही थी, लेकिन इसी के साथ साथ हांसी के लोगों के लिए भी इसे बड़ा झटका माना जाएगा। फिलहाल एक्सीएन की तरफ से जानकारी दी गई है कि अस्थायी तौर पर इसे रोका गया है। आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी? अब देखिए की बात करूं तो जो साफ जो है पब्लिक हेल्थ के जो एक्सीएन है उन्होंने साफ कहा है कि एनएचआई की जो गाइडलाइन के अनुसार अभी फिलहाल जो है एनओसी आगे से नहीं मिल पाई है। जब तक ये इसमें जो समय की बात की जाए तो कोई प्रावधान नहीं समय का रखा गया है, क्योंकि इस लाइन के लिए उन्हें चाहे क्या 3 महीने या इससे लगभग 1 साल तक भी लग सकता है। फिलहाल जो अभी जो काम को पूर्ण तरीके से रोका गया है और पीछे की एनएचआई की गाइडलाइन के अनुसार ही अगला जो कदम होगा उसे उठाया जाएगा निश्चित तौर पर। लेकिन जिस तरह से चनदगांव के लोग भी इसको लेकर धरना दे रहे थे, मांग कर रहे थे, अगर एनएचएआई की तरफ से एनओसी नहीं दिया गया है, इसके पीछे कुछ कारण भी होंगे केशव? जी, अभी तक उन्होंने ये बात क्लियर नहीं कर पाई है कि क्या कारण इनका रहा, क्योंकि अभी तक उनका एक जो जब अपने संजीव त्यागी जी से बात की, जो एक्शन साहब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे हाथ में कई बार नहीं होता, क्योंकि एक प्रावधान होता है। भाखड़ा परियोजना जो आई थी अमृत 2 के तहत, इसको फिलहाल अभी हम सोच रहे थे कि पानी को जल्द से जल्द हांसी शहर को पहुंचाया जाए, क्योंकि गर्मी का समय था, पानी की काफी कमी जो है शहर वासियों को खटक रही थी काफी समय से। तो इनका प्रोजेक्ट था कि जल्द से जल्द इसको पूरा करवाया जाए। लेकिन वो हम जब इस बात के लिए प्रश्न पूछा कि एनएचआई की आपने पहले एनओसी क्यों नहीं ली, तो उस पर साफ उनका कहना था कि हमारे तरीके से हम काम करवा रहे थे और एनएचआई से हम चाह रहे थे कि एनओसी हमारे को मिल जाती, साथ के साथ काम होते ही इस तरीके से वो इस गाइडलाइन को लेकर फिलहाल वो चल रहे थे। लेकिन अब एकदम जो बहुत बड़ा झटका जो है शहर वासियों को लगा है, हम बात करें चनदगांव के लोगों को भी लगा है कि ये अभी आखिर जो पानी है भाखड़ा से हांसी शहर को अभी तक फिलहाल जो आगे नहीं मिल पाएगा। अब देखना ये होगा कि कितना समय और लगता है एनओसी आने में, उसके बाद ही जो है अगला कदम जो है सरकार
अधिकारी द्वारा उठाया जाएगा। और फिलहाल अभी तक जो काम को पूर्ण तरीके से रोक दिया गया है। अभी जो पाइपलाइन जो गड़ी हुई है उसको भी फिलहाल उखाड़ा जाएगा, उसको वापस रखा जाएगा। ऐसे में चनद गांव के लोग जो धरने पर बैठे हुए थे, उनके धरने पर इसका क्या असर होगा केशव? क्योंकि जिस पाइपलाइन से पानी की मांग वो कर रहे थे उसका काम तो रोक दिया गया है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने इस बारे में एक्शन साहब से बातचीत की तो एक्शन साहब ने ये बात भी साफ कही है कि जो 10 इंच की जो पाइपलाइन जो सीधा वहां से भाखड़ा से चरंद गांव के लिए आनी थी, उस प्रोजेक्ट को नहीं रोका गया। वो प्रोजेक्ट चलेगा और सरकार की तरफ से उसके हमें जो एनओसी मिल चुकी है और वो जो है उनकी 10 इंची जो पाइपलाइन है उसको सीधा बिछा दिया जाएगा। लेकिन जो हम बात करें भाखड़ा से 36 इंची जो पाइपलाइन थी, जो टी पॉइंट की बात चल रही थी, जब पाइपलाइन ही नहीं होगी तो टी पॉइंट तो कहाँ से दे पाएंगे। लेकिन जो 10 इंची पाइपलाइन की बात जो की गई थी सरकार की तरफ से देने की, उनको पाइपलाइन के थ्रू उनको पानी मुहैया करवाया जाएगा। लेकिन हाथी शहर वासियों के लिए जो है बड़ी दुख भरी खबर है, क्योंकि ये पानी जो है उनका फिलहाल अभी रोका गया और उनको फिलहाल जो पाइपलाइन जो है ना बिजने से काफी लोगों में रोष भी पैदा होगा। उम्मीद है कि हांसी के लिए फिलहाल कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि वहां पर पानी की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चलती रहे। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए केशव। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।